इस कक्ष में मौजूद समस्त सम्मानित सदस्यगण, नागरिकगण, बहन जी, इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है लोकतंत्र में, और हमें ये देखना पड़ेगा कि कहाँ हमारे लोकतंत्र में चुनाव संबंधी खामियां हो गई है, जिसकी वजह से हमें सुधार की तरफ देखना पड़ेगा। मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा, एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है, पावर करप्ट द पर्सन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। और ये कहावत हमारे हिंदुस्तान की राजनीति में, हिंदुस्तान के लोकतंत्र में, हिंदुस्तान के प्रजातंत्र में 100% लागू हो रही है। वो मैं इस संदर्भ में कह रहा हूँ, हिंदुस्तान का जो शासन है वो सांसद चुन करके जाते हैं, और सांसद मिलकर के प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था के द्वारा प्रधानमंत्री का और अन्य प्रधानमंत्री का चयन करते हैं और कैबिनेट बनती है। अभी आप देखो, उनको सारी सत्ता का पावर सेंटर में निहित कर दिया, और उसका एक दुष्परिणाम हमारे सामने जो नजर आ रहा है, जो मेरे को महसूस हुआ है, आप लोगों को भी महसूस हुआ होगा। आप देखो, सारे जो एक्ट्स बनते हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा बने हैं, लेकिन पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, जो कानून बनाने वाले व्यक्ति हैं, वह व्यक्ति अपने खिलाफ कोई कानून नहीं बनाते। और इसका जीता जाता ज्वलंत उदाहरण है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम। आपने इस कानून को बनाया, इसमें आपने एक न्यूनतम क्वालिफिकेशन तय कर दी, इतनी क्वालिफिकेशन होगी तभी आप चुनाव लड़ पाओ। दूसरा, उन्होंने कहा कि आपने 3 संतानें होगी तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन यही प्रावधान आपके सेंटर का जो सांसद है उसके ऊपर क्यों नहीं लागू होता? क्यों इस प्रकार का विभेद किया गया? क्या आपने कभी सोचने का प्रयास किया कि ऐसी व्यवस्था क्यों की गई? सेम व्यवस्था है, जनप्रतिनिधि वहां से भी चुन करके आ रहे हैं, सरपंच का चुनाव कर रहे हैं, सरपंच सारी व्यवस्थाएं देख रहा है, और उनके जो प्रतिनिधि है, जो पार्षद या जो मेंबर्स चुन करके आ रहे हैं, उनके लिए अपने क्वालिफिकेशन तय करने का कितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी होनी चाहिए, कितनी संतानें होनी चाहिए, और इससे अधिक है तो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। और वही, और उससे बिगर सेंस में सांसद चुन करके आ रहे हैं, वहां के अनगिनत संतानें। अभी लालू प्रसाद यादव का उदाहरण देखो, एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण है हमारे सामने कि वह व्यक्ति इतनी संतानों को पैदा करने के बाद भी वो सांसद चुन करके आ सकता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कानून बनाने वाले तो यही सांसद मिलकर के कानून बना रहे, लेकिन चूंकि उन्होंने इतना बड़ा विभेद इसलिए किया कि उनकी स्वतंत्रता बाधित नहीं हो। ये इन प्रकार है, चाहे अंतर व्यक्ति है, उनका अच्छा व्यक्ति है, वह व्यक्ति वहां जाकर के कुर्सी पर बैठ रहा है। मेरे को आप बताओ, इससे अधिक विडंबना और क्या हो सकती है? नीति और लोक अधिकार, ये शायद मैडम है ना, चूंकि मैं लाभ से संबंधित हूँ, राहुल साहब अच्छे से वाकिफ हो पा रहे होंगे। तो हमारे गाँव में एक वैक्सीन है, रेशो डिसिडेंटी का मतलब है कि कोई जजमेंट है, उस जजमेंट में क्या पावर डाला है, उसको वास्तविक अर्थ में क्या सेंस निकल रहा है। हो सकता है कि वो केस उस पर एप्लीकेबल नहीं हो, लेकिन उसमें जो प्रिंसिपल लेडा हुआ है वो प्रिंसिपल ऑल ओवर सारे केसेस पर लागू होता है। इसी तरह से ये जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि पंचायत का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने केवल एग्जाम्पल दिया है, लेकिन ये सारे के सारे लोकतंत्र पर, ये सारे के सारे विधायक पर, सारे के सारे सांसद पर, सारे के सारे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एप्लीकेबल हो रहा है। आदरणीय गणेश साहब, आप महसूस करो कि क्या हमारे सांसद और विधायक जो चुन करके आते हैं, क्या उनके लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए? क्या उनके लिए इस प्रकार का कानून बनाते हो आप पंचायतों के लिए तो कानून बना दिया, क्या आपके लिए कानून नहीं लागू होना चाहिए? क्या एमएलए के लिए कानून लागू नहीं होना चाहिए? आज राजस्थान में एमएलए चुन करके आएंगे, क्या राजस्थान के एमएलए को हम जो चुन करके ला रहे हैं
या संसद व्यवस्था में संसद को चुन करके ला रहे हैं, क्या ऐसे व्यक्तियों को हम चुन करके लाए जो अंगूठा छाप है और वो कानून मंत्री बन रहा है? तो इससे बड़ी विडंबना को ये मेरा नेशनल डिसीडेंट है। शायद मैडम उस बात को फॉलो नहीं कर पाई, इसलिए आपने मेरे व्याख्यान के बीच में आपने ये प्रश्न उठाया। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि हम इस प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में किस तरह से सुधार कर सकते हैं। आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हमारे जो प्रतिनिधि चुनकर के आ रहे हैं, जिसके लिए इतना प्रचार प्रसार किया जा रहा है, सब 25 को चुनाव है, करोड़ों रुपए केवल इसके विज्ञापन में खर्च किए जा रहे हैं कि लोग आकर के अधिक से अधिक मतदान करें। लेकिन आप मेरे को बताओ, कुछ व्यक्ति चुनाव के लिए खड़े होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर विधानसभा में जो इस सीट के लिए खड़े हुए हैं, वो मिनिमम निश्चित व्यक्ति ही है। अब उस व्यक्तियों में से ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो अनपढ़ है, जिनकी संतानों की बात आती है, दूसरी चीजों की बात आती है। वहां हमें देखना पड़ेगा कि हम इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में किस तरह से सुधार कर सकते हैं। यदि हम अगर इस बिंदुओं को हम अगर नहीं उठाते हैं, हम इन चीजों को नहीं उठाते हैं, आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो ये जो दुर्व्यवस्था चल रही है ये कंटिन्यूस चलती रहेगी। और आज हम उन व्यक्तियों से शासित होंगे जो हमारे से कम शिक्षित है, जो हमारे से कम जानकार है, जिनको कम नॉलेज है, लेकिन हमको शासित होना पड़ेगा। क्यों? आज आप और हम, ये जो व्यवस्था है चुनावी व्यवस्था, उस चुनावी व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति हिम्मत नहीं कर सकता कि हम एमएलए के चुनाव के लिए खड़ा होंगे। आज मेरे को बताओ। और मैं दूसरी सबसे बड़ी चीज बताता हूँ, आज आप कहते हो हिंदुस्तान में प्रजातंत्र है, नो डाउट है, लेकिन मेरे को बताओ कि राजनीतिक पार्टियों में प्रजातंत्र कहाँ है? नो। सबसे बड़ी समस्या जो है वो समस्या सबसे बड़ी है कि राजनीतिक पार्टियों में है ही नहीं। आप देखो कि ऊपर से थोप दिया जाता है। आज यहाँ पर यहाँ के जो व्यक्ति है, जो यहाँ से जुड़े हुए हैं, जनता की समस्याओं से जुड़े हुए, उन व्यक्तियों को टिकट लेने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। और आप देखो कि इससे बड़ा प्रजातंत्र का माहौल क्या होगा जब हम ये सुनते हैं कि सब करोड़ों रुपए में टिकट लेके आ गए। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, और इस विडंबना को हम इसी रूप में दूर कर सकते हैं यदि राजनीतिक पार्टियों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था शुरू हो। और उस प्रजातांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत किस तरह से हो सकती है कि यदि जो भी राजनीतिक दल है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, आप हो, जनता दल हो, व्हाटएवर में भी, उन राजनीतिक पार्टियों में प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव होने चाहिए कि कौन व्यक्ति इस पद के लिए खड़ा रहेगा, एलिजिबल कौन होगा। और उसके लिए आपकी राजनीतिक पार्टियों में इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि आप पंचायत से लेकर के स्टेट तक आपके जितने भी संगठन बने हुए हैं उनमें इस प्रकार की व्यवस्था हो कि चुने हुए प्रतिनिधि आए, और चुने हुए प्रतिनिधि में वहां पर पहले यह व्यवस्था हो चुनाव की कि सब कौन कैंडिडेट खड़ा होना चाहता है, उन व्यक्तियों को खड़ा करके उनकी चुनाव प्रक्रिया शुरू करके और उसमें देखा जाए कि कौन व्यक्ति योग्य है। सभी व्यक्ति जिसको चाहते हैं वो व्यक्ति अगर जीतता है तो उसका फाइनल होता है 20 व्यक्ति को टिकट दिया जाए। अगर इस प्रकार की व्यवस्था हमारे देश में लागू होती है तो हम कह सकते हैं कि ट्रू सेंस में हम प्रजातांत्रिक मूल्यों को जी रहे हैं। अदरवाइज आज जो हम देख रहे हैं केवल एक फॉर्मेलिटी के नाते समूह के समूह ऊपर से आता है पर्यवेक्षक, समूह के समूह अपने दल बल के साथ जाते हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, और पर्यवेक्षकों को लगता है कि हाँ ये पावरफुल व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति है, वो अपनी रिपोर्ट करता है और ऊपर से दूसरे व्यक्ति का धप्पा लग करके आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे चुनावी परिप्रेक्ष्य में इन व्यवस्थाओं को हमको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और ये आवाज उठनी चाहिए कि न केवल देश में प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहे, प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था चल रही है, और राजनीतिक दलों में भी इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। तभी हम ये कह सकेंगे कि हम प्रजातांत्रिक मूल्यों को वास्तव में जी रहे हैं। अदरवाइज हम जो देखते चले आ रहे हैं, जिस प्रकार से आज के राजस्थान पत्रिका की संपादकीय में था
कि हमारे यहाँ पर जो 5 राज्यों को आगे ला सके ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। अदरवाइज हम जिस तरह से इतने सालों से भुगतते चले आ रहे हैं, हम अनपढ़, अयोग्य, अशिक्षित व्यक्तियों से गवर्न होते चले जा रहे हैं। इसी तरह से उनको गवर्न होते रहना पड़ेगा। और मैं अंत में एक ही बात कहना चाहूँगा, आज संपूर्ण विश्व में जिस प्रकार की अशांति फैली हुई है, उस चीज को देखते हुए हमें प्रजातांत्रिक मूल्यों को पुनर्स्थापित करना पड़ेगा, नए तरीके से सोचना पड़ेगा। अदरवाइज हम देख रहे हैं किस तरह से जो आतंकवादी गतिविधियां इजराइल में आपने देखा किस तरह से गतिविधियां चल रही है। और मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा, अगर हमारे यहाँ पर प्रजातंत्र में ठोस शुरुआत करनी है, चुनावी प्रक्रिया को सुधारना है, तो हमें इजराइल से सीख लेनी चाहिए। और हर 18 साल के व्यक्ति को 3 साल का 2 साल का सेना में प्रशिक्षण अनिवार्य कर देना चाहिए। आप देख लें कि चुनावी व्यवस्था अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर हमारे यहाँ के नौजवान 1 साल या 2 साल न्यूनतम सेना में चले जाए और वो व्यक्ति वापस अगर सामान्य जीवन में आते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जितनी अव्यवस्थाएं फैल रही है उन पर अंकुश लग सकता है, ऐसा मेरा सोचना है। जय भारत।